नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2 दिनों की गिरावट के बाद तेजी के साथ बाजार बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। बैंकिंग फार्मा ने दी मजबूती। आईटी और एफएमसीजी में दबाव। सेंसेक्स 257 और निफ्टी 87 पॉइंट चढ़ा। शिवसेना पर दावे का फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट का संविधान बेंच करेगी। चीफ जस्टिस ने बनाया संविधान पीठ। फ्रीबी कल्चर पर कल फिर होगी सुनवाई। 2016 से पहले की बेनामी संपत्ति मामले में नहीं होगी जेल। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव को बताया गैर संवैधानिक। दिल्ली में आबकारी नीति पर सियासी घमासान बढ़ा। आपने लगाया बीजेपी विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर देने का आरोप। बीजेपी ने कहा ईमानदारी नहीं, आबकारी पर बात करे केजरीवाल। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद पर की थी टिप्पणी, पार्टी ने किया सस्पेंड। बीजेपी नेता और बिग बॉस टिकटॉक फेम सोनाली फोगाट का गोवा में निधन। दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका। परिवार का साजिश का है आरोप। और खबरों की शुरुआत करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल अब देश में सियासी दल रेवड़ियां बांट सकती है या नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के शिवसेना संकट पर सुनवाई करने के लिए संविधान पीठ बन गई है। तो वहीं बेनामी संपत्ति 2016 से पहले के मामले में किसी को भी जेल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव को असंवैधानिक बता दिया है। इसके लिए अपडेट के लिए हमारे साथ हैं हमारे रिपोर्टर का पूरा पैनल। लक्ष्मण रॉय जी, आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। सबसे पहले आलोक जी से सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहा आज सुप्रीम कोर्ट में, वो बताएंगे। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, फ्री रेवड़ियों का जो कल्चर था बना रहेगा नहीं बना रहेगा, इन सब पर अब तक क्या कुछ कोर्ट में हुआ, सबसे पहले तो आप बताइए। लक्ष्मण जी, सबसे पहला सवाल आपसे, फ्रीबी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आगे इस पर सुनवाई होगी, ये बना रहेगा नहीं बना रहेगा, क्या कुछ हुआ आज पूरा मामला? देखिए, दरअसल फ्रीबी को लेकर जो अब तक मामला चल रहा था, जो अलग अलग बहस हो रही थी सोशल मीडिया पे अलग अलग बुद्धिजीवियों के बीच में, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता आ रही है सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के बाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि फ्रीबी जो है और वेलफेयर स्कीम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहिए, दोनों को अलग अलग नज़रिए से आपको देखना होगा। फ्रीबी एक अलग मामला है और वेलफेयर स्कीम एक अलग मामला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सिर्फ आप ये कहें कि हम चुनाव के दौरान फ्रीबी की घोषणा करें, इस पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ चुनाव के दौरान ही इस पूरे मामले तक को सीमित ना रखा जाए, बल्कि इससे आगे भी इसका मामला से बढ़ाया जाए कि आने वाले दिनों में भी फ्रीबी कल्चर को कैसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने की बातों से साफ तौर से लगा कि मुफ्त में शिक्षा देना, मुफ्त में पानी की सुविधा मुहैया कराना, मुफ्त में उपचार की सुविधा मुहैया कराना फ्रीबी के दायरे में आएगा क्या? शायद नहीं आएगा। मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मुहैया कराना क्या वेलफेयर स्कीम के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठे। हालांकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक पूरा कमीशन बने जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर हो, नीति आयोग भी हो, चुनाव आयोग भी हो, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो, जो तय करें कि आखिर फ्रीबी को कैसे डिफाइन किया जाए। और ये पूरा मामला अब लार्जर बेंच के पास जाएगा, यानी कि ज्यादा जज मिलकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर फैसला लेंगे और इस पूरे मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हाँ, एक जो मामला उठ रहा था कि जो राजनीतिक दल फ्रीबी का ऐलान करते हैं उनको डी रजिस्टर कर दिया जाए, उनकी मान्यता खत्म कर दी जाए, उस बात की संभावना से मुझे लगता है फिलहाल इनकार किया जा सकता है। ऐसी संभावना, ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन हाँ, अब यह है कि फ्रीबी को बड़े दायरे में देखने की कोशिश की जा रही है और सुनवाई कल भी जारी रहेगी। जी, फ्रीबी के अलावा भी आज, क्योंकि आलोक स्पीकर के निलंबन वाले अधिकार और साथ ही शिवसेना पर दावे की सुनवाई अब संविधान पीठ करेगी। आज आलोक, कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हुआ, जरा बताइए।
देखिए, जो महाराष्ट्र में सियासी संग्राम चल रहा है उसमें एक आज बड़ा फैसला ये हुआ है कि आखिरकार जो शिवसेना है वो किसकी है, और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना बनाम शिवसेना की बात जो मामला चल रहा है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अब जो सुनवाई होगी, जो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना है उनकी अध्यक्षता वाली जो 3 सदस्यीय पीठ थी, उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब इसकी सुनवाई 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ होगी वो करेगी, और इसकी सुनवाई गुरुवार यानी कि 25 तारीख से होगी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी ये आदेश दिया है कि जो अपील या जो आवेदन एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास पड़ी हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे गुट को सौंपा जाए, उस पर चुनाव आयोग फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि सबसे पहली जो सुनवाई होगी इस पूरे मामले में जो चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई चल रही है उस पर होगी, और साथ ही साथ जो विधानसभा स्पीकर के निलंबन का मामला है उसको लेकर भी इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की सियासत है वो सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिलचस्प हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसमें आगे कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के यह जो 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ होगी अब इस मामले पर सुनवाई करेगी। जी हाँ, तो बेहद अहम आज सुप्रीम कोर्ट का दिन रहा। और असीम, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बेनामी संपत्ति एक्ट में बदलाव की बात कहीं ना कहीं असंवैधानिक इसको करार दिया एक तरीके से बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर डिटेल्स इस वक्त आपके पास? देखिए, सरकार जो है 1 नवंबर 2016 को बेनामी संपत्ति एक्ट जो है लेकर के आई थी। इस एक्ट के सेक्शन 3(2) के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई जो है बेनामी संपत्ति पर सरकार जो कर सकती थी, और 3 साल की सजा जो है उसको जो है हो सकती थी। और खासतौर पे इसमें कहा गया था कि रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो लागू होगा। तो इसको लेकर के कोलकाता हाईकोर्ट में पहले इसको चुनौती जो है वो दी गई। कोलकाता हाईकोर्ट ने जो है पिटिशनर के पक्ष में यह फैसला जो है वो दिया। उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 3(2) है उसको असंवैधानिक जो है बताया। इसका मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई भी कार्रवाई जो है नहीं होगी, यानी कि पुरानी तारीख से किसी भी व्यक्ति के ऊपर बेनामी संपत्ति एक्ट के अंदर कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। तब खासतौर पे उसके बाद से नोटबंदी जो हुई थी, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के जो केस है वो बेनामी संपत्ति एक्ट में चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई भी केस जो है वो बेनामी संपत्ति एक्ट के अंदर जो नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसको पूरी तरह से खारिज जो कर। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। लक्ष्मण जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, और साथ ही असीम आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम अहम खबरों पर। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि विल्किस बानो केस के दोषियों की सजा माफी के मामले को वो देखेंगे। कोर्ट ने सीपीएम नेता सुभाषिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं का उल्लेख करने पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, तो वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने का हक गुजरात सरकार को दिया था। इस पर सीजेआई ने कहा कि वो देखेंगे। आपको बता दें कि 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था। उसकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 सदस्यों की हत्या हुई थी। इस कांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। इनमें से एक कैदी की याचिका पर गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। और अब बात पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी विधायक टी राजा की करेंगे, जिनको बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले सुबह राजा को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वंडी संजय कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो से जुड़ा हुआ है। फारूकी के शो को लेकर राजा ने कहा था कि हम उनका शो नहीं होने देंगे। इसके लिए बाकायदा राजा ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में जब वो फारूकी के शो को लेकर बयान दे रहे थे तभी पैगंबर मोहम्मद पर भी कथित रूप से उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। इस पूरे मामले पर हैदराबाद में बवाल मच गया। विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। वहीं एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब करवा रही है। आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की।
आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं? तो वहीं दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिसोदिया को असम के कामरूप की सीजेएम कोर्ट ने समन भेजकर 29 सितंबर को तलब किया है। सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि का केस दायर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों को करोड़ों का ऑफर देने का आरोप लगाया। आपका कहना है कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ईमानदारी और बिरादरी की नहीं बल्कि आबकारी नीति पर बात करे। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। और दिल्ली में नई आबकारी नीति में घोटाले को लेकर बड़े सीबीआई के छापों के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन को लेकर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में शामिल रहे तात्कालिक एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्णा और साथ ही डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय से दोनों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। दिल्ली में शराब के सवाल पर क्यों मचा है बवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट की। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 257 की बढ़त लेते हुए 59,031 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 87 पॉइंट चढ़कर 17,578 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए आज कौन से सेक्टर्स में तेजी और कौन से सेक्टर्स में थोड़ी मंदी देखने को मिली? देखिए, आज अगर बाजार की बात करें तो फर्स्ट हाफ में वीक ओपनिंग के बाद एक मजबूत एंडिंग पे आज बाजार हमको देखने को मिला। बुल्स के कब्जे में बाजार 17,500 के लेवल के ऊपर निफ्टी का क्लोज। और अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स जैसे ऑटो स्टॉक्स आपको दिखेंगे 3-3.5% ऊपर। इसके अलावा बजाज फिनसर्व और टाइटन में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। आईटी पैक आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर में था। अगर इन्फोसिस टीसीएस की बात करें तो लगभग 2-2% इन दोनों ही दिग्गज शेयरों में आपको कट होते हुए दिखे। इसके अलावा दिवीज लैब और एचयूएल में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वरुण बेवरेजेस, एबी फैशन, इन सभी स्टॉक्स में लगभग 5-5.5% की तेजी देखने को मिली। और आखिर में लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत आईटी स्टॉक्स फिर से, और इसके अलावा पीबी फिनटेक, सन टीवी और ट्राइडेंट जैसे शेयर्स में लगभग 1.5-2% की हल्की मंदी का माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। और त्योहारों से पहले गेहूं और चावल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। चावल की कीमतों में 7% तो गेहूं की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने गेहूं आयात करने से इनकार किया है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, चावल और गेहूं के बढ़े हुए भाव को लेकर क्या डिटेल खबर है आपके पास? देखिए, थोड़े दिनों के अंदर त्योहारी सीजन की शुरुआत जो होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले गेहूं और चावल के दामों में बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में 4% की बढ़ोतरी, चावल के दामों में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मैं अगर पिछले 1 साल की बात करूं तो गेहूं के दामों में 22% की बढ़ोतरी और चावल के दामों में 7% की बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। गेहूं में खासतौर पर कई राज्यों में बारिश जो है चल रही है, तो इसके चलते गेहूं जो है मंडियों में नहीं पहुंच रहा है।
उसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने ये साफ इनकार किया कि उनके पास सफिशिएंट स्टॉक है, वो गेहूं का आयात जो नहीं करेगी, लेकिन आपको गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती हुई कुछ दिनों के अंदर दिखाई जा पड़ सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं चावल की बात करूं तो 2 हफ्ते तक पहले 15% तक बुआई जो है कम हुई थी, लेकिन अब खास तौर पे मानसून ने थोड़ा सा पिकअप किया है, तो उसके चलते बुआई जो है दोबारा से होनी शुरू हो गई है। अब पिछले इस हफ्ते जो है 8% तक डेफिसिट है, तो सरकार को उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बुआई जो है दोबारा से अपना पिकअप जो है वो कर लेगी और डेफिशिएंसी जो कम हो जाएगी, चावल के दाम जो है आने वाले दिनों में कम होंगे। लेकिन इसलिए सरकार चावल के ऊपर कोई एक्शन जो है नहीं लेगी, लेकिन गेहूं के ऊपर आपको जल्दी सरकार की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, खासतौर पर सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और 28 अगस्त को जेईई एडवांस की परीक्षा होने वाली है, लेकिन लगातार 9 साल से मेंस के बाद एडवांस देने वाले छात्रों का अनुपात घट रहा है। क्या है इसकी वजह और कैसा है आज के इंजीनियरिंग करियर का नक्शा, आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और मैदान से रेगिस्तान तक सब पानी पानी, दिखाएंगे आपको तस्वीरें ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Tambo Global Industries Limited presenting its right issue of rupees 36.16 crores on NSE. Issue price of rupees 100 per equity share. Rights issue opens on 22nd August and closes on 5th September. A rights issue managed by FedEx Securities Private Limited. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Jet Freight Logistics Limited expands its business in lucrative US market. Company wins prestigious Emirates Sky Cargo Award. Jet Freight Logistics Limited, the wave of reliability and performance. तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Ajoni Biotech Limited is a pioneer innovator in animal healthcare products, exclusive manufacturer and a pan-India supplier for IFFCO Kisan's cattle calcium supplements. Ajoni Biotech Limited. टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेना आज। ले लेंगे। कौन सा मरने वाले? शक्ति सर, अगर तू टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही मर गया फ्रेंड, तेरी फैमिली का बच जाएगा बैंड। 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू फ्रॉम पॉलिसी बाजार। खट्टे मीठे नमकीन और तीखे हर तरीके का रिश्ता अपना एक अलग स्वाद लेकर आता है और इस स्वाद में घुल मिल जाते हैं हम कुछ ऐसे जैसे श्री राम। आओ इस नए रिश्ते का स्वाद चखें। श्री राम, नया रिश्ता नया स्वाद। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation. एग्जाम्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब इनकी समझ हो पूरी। इसलिए दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्लास क्रिप्टो में निवेश के पहले भी उसकी पूरी जानकारी होना है बेहद जरूरी, जो आपको मिलेगी एक्सपर्ट्स से इस खास सीरीज में। ज़ेपे एंड CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। प्रेजेंटेड बाय ज़ेपे। बेटा तुम करते क्या हो? ये कबाड़े वाले, रत्ती वाले। अब जब बाजार के ऊपर मकान होगा
तो परिचय भी कुछ ऐसा ही होगा। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। एक दुनिया वो थी और एक दुनिया ये, गली मोहल्ले की चिक-चिक से दूर, दिल के पास। बालकनी खोलो तो आवाजें यहां भी आती हैं, चिड़ियां यहां थोड़ा जल्दी उड़ जाती हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। Some folks dream of easy access to airport services. Some have ease of a card. Be it lounge access, meet and assist, spa services, and more. And what powers their credit and debit card is Dream Folks, India's largest airport services aggregator platform. Dream Folks. Presenting Vito Wires and Cables. Vito since 1967. क्या? राज की फीस, दिव्या की शादी हो जाएगा। PSS फिजिकल शेयर्स सॉल्यूशन आपको दे पूरी सेवा, शेयर्स को फिजिकल से डिजिटल में कन्वर्ट करने की। PSS फिजिकल शेयर्स सॉल्यूशन। आग को फैलने से रोकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब फायरवॉल टेक्नोलॉजी के साथ सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम आग से बचाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया। हालांकि सोनाली की मौत किन वजहों से हुई है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस की तरफ से इसकी कोई जानकारी भी नहीं मिली है। आशंका अभी शुरुआती यही जताई जा रही है कि इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि परिवार ने साजिश की आशंका जताई है। सोनाली फोगाट बिग बॉस से चर्चा में आई थी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के टिकट पर हरियाणा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सोनाली फोगाट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, यहां तक कि उन्होंने अपनी मौत से 12 घंटे पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। और लगातार हो रही बारिश से देश के कई राज्यों में मुसीबतें बढ़ गई हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान का है, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है, तो वहीं भोपाल से लेकर सागर तक जल प्रलय जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा शिवपुरी, नीमच, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, हर तरफ आफत की बारिश देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो यहां पर 12 से लेकर सीकर तक आफत की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राजस्थान की बूंदी और कोटा में बारिश और बाढ़ की वजह से कल तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और अब बात करेंगे रेलवे स्टेशनों की, जहां पर केटरिंग स्टॉल में बदलाव देखने को मिलेगा। रेलवे ने केटरिंग स्टॉल्स का ई ऑक्शन करने का फैसला किया है। इसके लिए केटरिंग पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब ई नीलामी के जरिए 5 साल के लिए स्टॉल दिए जाएंगे। 5 साल के बाद रिन्यूअल या फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, फिर से नीलामी होगी। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सालाना टर्नओवर का 12% रिजर्व प्राइस होगा और केटरिंग बिजनेस में कम से कम 3 साल का अनुभव भी इसमें जरूरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।